मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। एक कहावत सुनी आपने, इन नेचर नथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। यानी कुदरत की कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है और हर चीज परफेक्ट ही है, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इंसान कुदरत के साथ रिश्ता कौन सा और कैसा कायम करता है। मिसाल के तौर पर तुर्की से लेकर अमेरिका तक कुदरत ने कहर बरपाया हुआ है। दोनों देश इस वक्त सैलाब की मार झेल रहे हैं। कैलिफोर्निया में तो एक शख्स को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा और यकीन मानिए, इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तेज रफ्तार से बहता मटमैला पानी के अंदर फंसा एक शख्स, सिर्फ एक रस्सी का सहारा है। सवाल है, क्या ये शख्स बच पाएगा? क्या इसकी जान बच जाएगी? क्या कोई चमत्कार होने वाला है? जिसने भी इस मंजर को देखा वो दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर था। कैलिफोर्निया में सैलाब ने इंसानी जिंदगी को कितना बेबस कर दिया, उसका जीता जागता सबूत इन तस्वीरों में दिख रहा था। लेकिन अगले पल क्या होने वाला है, ये जानने के लिए आपको वीडियो का एक एक फ्रेम गौर से देखना बेहद जरूरी है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स नदी के अंदर फंसा ये शख्स नीचे की तरफ सिर झुकाए खड़ा है। पानी का बहाव काफी तेज था, लेकिन उसी दौरान लॉस एंजल्स फायर डिपार्टमेंट का हेलीकॉप्टर कैमरे में नजर आया। जीवन की पहली उम्मीद नजर आई। हेलीकॉप्टर से नीचे की तरफ रस्सी के सहारे एक फायर फाइटर उतरा। वीडियो के 31वें सेकंड में यह फायर फाइटर उस शख्स के पास पहुंचता है, उसकी तरफ इशारा करता है। फायर फाइटर के हाथ में 2 हुक है। मकसद यही है कि किसी तरह ये दोनों हुक उसकी कमर में लग सके। इसी के लिए अगले कुछ सेकंड तक जद्दोजहद होती है, क्योंकि पानी का बहाव तेज था। रेस्क्यू वर्कर का पांव जब पानी में लगा तो पानी उसे भी अपने साथ बहाने पर आमादा था। पहली बार में हुक लगाने की कोशिश कामयाब नहीं हुई, लेकिन दूसरी बार कामयाबी मिल गई। दोनों तरफ हुक लग गए। अब चुनौती ऊपर आने की थी, लेकिन जिसे रेस्क्यू किया जा रहा था वो खौफजदा था। वो अपनी पहली वाली केबल को छोड़ने को तैयार नहीं था। लिहाजा एक वक्त ऐसा आया जब दोनों पानी के अंदर बहने लगे। आगे कुछ भी हो सकता था, मगर फायर फाइटर्स ने सूझबूझ से काम लिया, उसे कसकर पकड़ा और फिर हेलीकॉप्टर ने दोनों को ऊपर की ओर खींचना शुरू कर दिया। लेकिन शायद इस रेस्क्यू ऑपरेशन का एंटी क्लाइमैक्स बाकी था। जिस दौरान दोनों ऊपर आ रहे थे, तभी रस्सी छोड़ने के दौरान 1 सेकंड के लिए बैलेंस बिगड़ा। हुक निकलने का खतरा बढ़ गया, लेकिन फिर भी लॉस एंजल्स के फायर फाइटर्स ने अपने दोनों पांव से इस शख्स को पकड़ लिया और इसे ऊपर की तरफ खींच लिया। वीडियो के 78वें सेकंड में ऐसा लगा जैसे रेस्क्यू किए जाने वाले शख्स को पहली टीम के हवाले किया जाएगा, लेकिन ये तय हुआ कि इसे हेलीकॉप्टर के अंदर ले जाया जाएगा। फिर क्या था, ऊपर हेलीकॉप्टर में 2 फायर फाइटर्स मौजूद थे। दोनों ने हार्नेस को अनलॉक किया और इस शख्स की जिंदगी बच गई। जिस वक्त कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, उसी दौरान तुर्की में भी सैलाब की मार के बाद एक एक जिंदगी को बचाने की जंग जारी थी। लेकिन सानली उर्फा शहर में हालात इतने भयानक थे कि लोग सैलाब में बह गए। जहां थोड़ी भी उम्मीद थी, वहां लोगों को सीढ़ी और रस्सी के सहारे बचाने की कोशिश हुई। यहां बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स नहीं थे। कैलिफोर्निया में तो बाढ़ में फंसे आदमी को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन अपराध के दलदल में गले तक डूबे गुनहगारों को कौन बचाएगा? हम उमेश पाल हत्याकांड की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे इसकी परतें खुल रही हैं, गुनाह के नए सबूत भी सामने आ रहे हैं। प्रयागराज में 12 फरवरी को शाम 4:55 पर फायरिंग हुई। उसमें उमेश पाल और उनके गनर को घायल होकर गली में घुसते तो सबने देखा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि गली के अंदर क्या हुआ था? जवाब इस नए सीसीटीवी फुटेज में है। 32 सेकंड का ये वो वीडियो फुटेज है जिसमें अतीक अहमद के बमबाज ब्रिगेड की खूनी तस्वीर मुकम्मल कर दी। 24 फरवरी शाम 4:56 पर रिकॉर्ड हुए इस वीडियो में प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के लास्ट मोमेंट की एक एक डिटेल है। इस वीडियो में सबसे पहले हत्यारों से जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते उमेश पाल दिखाई देते हैं। घायल उमेश पाल से हमलावरों की धक्का मुक्की होती है। इसी बीच गोली की आवाज सुनकर एक महिला घर से बाहर निकलती है, लेकिन मंजर देखकर वो उल्टे पांव भागती है। इस बीच उमेश पाल आगे बढ़ते हैं और खुले दरवाजे से कमरे में घुस जाते हैं। ठीक उसी वक्त गनर राघवेंद्र भी दौड़कर गली में घुसता है, लेकिन तब तक अतीक का बमबाज गुड्डू मुस्लिम बम फेंकता है और सब कुछ धुआं-धुआं हो जाता है। बताया जाता है कि 2018 में जब अतीक देवरिया जेल में बंद था, तभी उसने धमकी दी थी कि उमेश पाल की हत्या ऐसे करवाएगा कि मामला 15 दिन तक सुर्खियों में रहेगा।
बहरहाल इस वीडियो के सामने आने के बाद जो सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है वो ये कि इसमें काले कपड़ों वाला जो शख्स गोलियां बरसा रहा है वो अतीक का बेटा असद है। असद और उसके 4 साथियों की तलाश एसटीएफ की टीम हिंदुस्तान से लेकर नेपाल तक कर रही है, लेकिन सुराग नहीं मिल रहा। हमारी प्रतिबद्धता है, एक एक अपराधी पकड़ा जाएगा, कानून के तहत कड़ी सजा मिलेगी और ये तय है कि ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली पीढ़ियां भी कांपेंगी। इस बीच बरेली के डीआईजी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक उमेश पाल की हत्या की साजिश बरेली जेल के गोदाम में रची गई थी। माफिया अतीक अहमद का भाई अशरफ बरेली जेल में बंद है। जेलर राजीव मिश्रा और डिप्टी जेलर दुर्गेश प्रताप सिंह अशरफ से मिले हुए थे। सिपाही शिवहरी और मनोज गौड़ अशरफ से लोगों की मुलाकात करवाते थे। 3-4 आईडी पर 6-7 लोगों को अशरफ से मिलवाया जाता था। जेल के गोदाम में करवाई जाने वाली इन गैर कानूनी मीटिंग्स के बदले अशरफ के साले सद्दाम और लल्ला गद्दी मोटी रकम वसूलते थे। असद की बेटी की तरह फिलहाल ये भी फरार है। देखिए, एक ना एक दिन ये सब के सब पकड़े जाएंगे, लिख कर ले लीजिए। लेकिन पाकिस्तान के हाथ से तो सब कुछ छूट गया है, कोई पकड़ में नहीं आ रहा है। रोटी छूट गई है, उम्मीद छूट गई है, रही सही कसर जो है मियां शहबाज ने आज पूरी कर दी है। भूखों मरती आवाम की पीठ पर फिर से पेट्रोल बम दे मारा। सोचिए आप, 1 साल में शरीफ ने इतने सितम आवाम पर किए, इतने कि पूछिए मत। पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है और अब जो रिपोर्ट आ गई है वो सबको और रुला रही है। मियां शरीफ साहब की रिपोर्ट बड़ी तेजाबी है। रिपोर्ट के हर सफे पर आवाम की चीखें चस्पा है। रिपोर्ट के राज खोलें उससे पहले ये जान लीजिए कि पाकिस्तान की जान हलक में कैसे आ गई। मियां शहबाज ने फिर पेट्रोल बम फोड़ दिया। पेट्रोल 5 रुपए महंगा होकर 272 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। हाई स्पीड डीजल 13 रुपए इजाफे के साथ 293 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। तेल में आग लगी तो आवाम तिलमिला उठी। सूट बूट वाले शरीफ साहब को धिक्कारा जाने लगा। दोबारा 5 रुपए बढ़ा दिए। हमारे पे एहसान किया था जो बंद कर कम करे थे। गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर तो ये महंगाई के पार तोड़ के हमें यहाँ इस नौबत पे लेकर आ गए कि हम बस अब जाके खुदकुशी कर लें। गरीब बंदा जो है ना वो पहले मर रहा है, अब भी मरना है उसने, और क्या करना। गरीब बंदे का पाकिस्तान में रहना जो है ना मुश्किल हो गया, समझे। मुश्किल क्या कि जी नहीं सकता वो। गुर्बत का गदर इस कदर बढ़ चुका है कि अवाम पेट्रोल से तौबा कर गधों की सवारी पर विचार कर रही है। रिश्वत में अब रद्दी हो चुकी जिन्ना करेंसी नहीं, पेट्रोल ही चलता है। गरीब आदमी तो भाई वो खाली गधा गाड़ी चला लो, वो बेहतर है भाई। अब अल्लाह माफ करे, पुलिस वाले भी अगर रोकते हैं ना कहीं, पहले तो 150 रुपए लेके वो छोड़ देते थे, अब तो बोलते हैं यार थोड़ा सा पेट्रोल दे दो चले जाओ। यानी कि रिश्वत के तौर पे पेट्रोल मांगा जाता है अब तो। ये तो तेल का मिजाज था। एक मिजाज मियां शरीफ की सालाना रिपोर्ट का भी है, जिसने आवाम को जी भरकर खून के आंसू रुलाए। कैसे, समझिए। मार्च 2022 में जो प्याज 39 रुपए किलो था वो अब 170 से 200 रुपए प्रति किलो है। 2022 मार्च में 20 किलो आटा 1160 रुपए का था, जो अब 2000 तक बिक रहा है। मुल्क में महंगाई का तूफान, शरह 42.27% से तजावुज कर गई। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 1.37% तक इजाफा हुआ। अंबर फाड़ महंगाई का ग्राफ आवाम के छक्के छुड़ा रहा है। भाई काम ही को नहीं था, ना को काम रहा है, ना को कोई महंगाई है नहीं, रूई तो होगी। बच्चे भुखे मार रहे हैं, सीधी गल है जी। अल्लाह बेड़ा गरक करे ये ना हुकूमत दा ते खाना खराब होवे ना। गरीब आदमी तो मर गया था। मियां साहब दे आधे केस माफ कराना आए ने। एक और बेचैनी है पाकिस्तान की, उससे भी मुखातिब हो लीजिए। चोरी और डकैती हमेशा रात के टाइम होती है। ये रात को रेट क्यों बढ़ाते हैं? सारा दिन में क्या करते हैं? ये चोर बाजारी के लिए है। सारा वक्त इन्होंने रेट बढ़ाए हैं, कभी किसी ब्यूरोक्रेट के, किसी डेमोक्रेट के इन्होंने कभी अयाशियाँ ख़त्म की हैं, इनके कभी उनके जो है इजाफी अखराजात ख़त्म किए हैं। अवाम पे बोझ है, गरीब अवाम मर जाएगी, इनका सफाया हो जाएगा। 100% सही कहा। ऐसा ही रहा तो पाकिस्तान का सफाया होना तय है। और पाकिस्तान की सफाई की बात हो रही है, उधर पेरिस में सफाई की बात हो रही है, क्योंकि वहां सफाई को लेकर कोई सीरियस ही नजर नहीं आ रहा है। पेंशन रिफॉर्म बिल का प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन इस प्रोटेस्ट ने सिटी ऑफ लव को देखिए कैसे डंपिंग ग्राउंड में तब्दील कर दिया है। आलम यह है कि अब पेरिस की गलियों से निकलने में लोगों को परेशानी हो रही है। चारों तरफ फाउल स्मेल, बदबू आ रही है। सड़कों पर मौजूद 7000 टन से ज्यादा ये कचरा लोगों को परेशान कर रहा है। पेरिस को कचरे में तब्दील कर दिया है। यकीन मानिए, ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर की ताजा तस्वीर है। पेरिस के नूर को पेरिस के ही लोगों की नजर लगी है, वरना जहां की गलियों में तिनका नजर नहीं आता, वहां अब हजारों टन कचरा बिखरा है। It makes us want to vomit. It stinks.
We have to keep our trash inside our homes, so not to add more onto the streets. I can barely leave my building. गंदगी का ये अंबार पेरिस पहली बार देख रहा है और वजह है मैक्रोन सरकार की नई पेंशन योजना, जिसमें कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तैयारी है। पेंशन रिफॉर्म के खिलाफ 6 मार्च से ही फ्रांस के सफाई कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी। इस हड़ताल की वजह से पेरिस में इतना कूड़ा जमा हो गया कि अब लोगों को घरों से बाहर निकलने में और सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी है। So far, we are not changing any plans. If we encounter more garbage, though, we'll probably visit other parts of the city because we don't smell it. पेरिस का कूड़ा तो आपने देख लिया, अब आपको पेरिस की क्रांति दिखाता है। सड़कों पर प्रोटेस्टर्स और पुलिस में हिंसक झड़प शुरू हो गई। एक तरफ पब्लिक का गुस्सा तो दूसरी तरफ पुलिसिया जुल्म। देखिए कैसे एक महिला प्रदर्शनकारी को पुलिस वाला पीट रहा है। कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पुलिस बेबस है। आगजनी की कई घटनाओं ने पुलिस को टफ एक्शन करने पर मजबूर कर दिया। फ्रांस की इंटीरियर मिनिस्ट्री का आंकड़ा है कि पेंशन रिफॉर्म के खिलाफ 15 मार्च को कुल 4,80,000 लोगों ने मार्च निकाला। जिस मुल्क की आबादी 7 करोड़ से भी कम हो, वहां करीब 5 लाख लोग अगर सड़क पर उतर आए तो इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ी का सवाल है। गड़बड़ी का सवाल ब्लैक सी में भी है। यूएस ड्रोन मार गिराने के इन इंसिडेंट को लेकर रूम जो है अब वो बड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि रूस और अमेरिका एक दूसरे पर गड़बड़ी करने का इल्जाम लगा रहे हैं। अमेरिका कहता है कि रूस ने उसके ड्रोन को मार गिराया, जबकि रशिया कहता है कि ये ड्रोन खुद ही क्रैश हो गया। लेकिन इन सारे आरोपों के बीच अमेरिका ने ड्रोन इंसिडेंट का एक वीडियो फुटेज जारी कर दिया है। देखिए। नीले समंदर के ऊपर उड़ान भरता रूसी फाइटर जेट आया, फ्यूल डंप किया और अमेरिका के एडवांस रीपर ड्रोन को टक्कर मारता आगे बढ़ गया। कल तक अमेरिका ये बात कह रहा था और अब उसने इसका सबूत भी जारी कर दिया है। 42 सेकंड का ये वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। यूरोप से लेकर अमेरिकी मीडिया में, सोशल मीडिया पर लाखों बार सर्कुलेट हो चुका है। ऐसी कोई इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी नहीं जिसने इस वीडियो को अपने फ्रंट पेज पर जगह न दी हो, क्योंकि तस्वीरें वाकई सन्न करने वाली हैं। असल में अमेरिका की यूरोपियन कमांड ने 14 मार्च को ब्लैक सी के ऊपर MQ-9 रीपर ड्रोन को सैबोटेज करने वाले विजुअल्स रिलीज करने का दावा किया। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि MQ-9 रीपर ड्रोन सर्विलांस और रेकन मिशन पर था। इसी दौरान रशिया का Su-27 फाइटर जेट पीछे से ड्रोन की तरफ बढ़ा और ड्रोन को ब्लाइंड करने के मकसद से उसकी तरफ अपना ईंधन डंप कर दिया। Now, I just got off the phone with my Russian counterpart, Minister Shoigu. As I've said repeatedly, it's important that great powers be models of transparency and communication. And the United States will continue to fly and to operate wherever international law allows. इस वीडियो में एक वक्त ऐसा भी आया जब रशिया का फाइटर जेट ड्रोन के बहुत करीब आ गया और उसी दौरान वीडियो फीड को नुकसान भी पहुंचा। उस दौरान सिर्फ ड्रोन का प्रोपेलर यानी पिछला हिस्सा दिख रहा था। इसके बाद वो भी दिखना बंद हो गया क्योंकि ड्रोन ऑपरेट करने वाली कमांड यूनिट ने उसे समंदर में नीचे गिरा दिया। बताया गया कि टक्कर के बाद ड्रोन को ऑपरेट नहीं किया जा सकता था। हालांकि रशिया लगातार इस ड्रोन वाले एपिसोड से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहा है। रूस ने अमेरिका के इल्जामों को खारिज कर दिया। ये कहा गया कि उल्टा अमेरिका का ड्रोन ही शार्प मैन्यूवरिंग कर रहा था और वो खुद हादसे का शिकार हो गया। रशिया का कहना है कि वो ब्लैक सी में अब ड्रोन के हिस्सों को ढूंढने का मिशन शुरू करने वाला है। अमेरिका लगातार कह रहा है कि वो टकराव में शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन ये घटना फिर इस बात को साबित करती है कि अमेरिका इन घटनाओं में शामिल है, वो इस जंग में शामिल है। इसका मतलब साफ है कि ना अमेरिका पीछे हटेगा और ना ही रूस अपने कदम खींचेगा। ब्लैक सी में रूस और अमेरिका के बीच ड्रोन को मार गिराने के बाद टेंशन का लेवल कई गुना बढ़ चुका है। अमेरिका अब कह रहा है कि उसके ड्रोन इसी तरह आगे बढ़ेंगे, जबकि रशिया कह चुका है कि क्रीमिया के पास किसी ड्रोन को उड़ने नहीं देंगे। अगर कोई ड्रोन आया तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। रूस और अमेरिका का ये टकराव कहां थमेगा, कहां रुकेगा, ये कोई नहीं कह सकता है। और ऐसा ही कुछ पार्लियामेंट में सत्ता और विपक्ष के बीच डेडलॉक को लेकर भी कहा जा सकता है। कोई अंत इसका नजर नहीं आ रहा है क्योंकि राहुल माफी मांगने को तैयार नहीं है और बीजेपी को उनकी माफी से नीचे कुछ मंजूर नहीं है। नतीजा ये हुआ कि जो संसद पिछले 3 दिन से नहीं चल रही थी वो आज चौथे दिन भी नहीं चली।
राहुल सदन में आए, लेकिन विदेश वाले बयान पर रार के चलते कुछ बोल नहीं पाए और हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा कल तक के लिए फिर स्थगित कर दी गई। इसके बाद राहुल कैमरे पर आए, लेकिन आरोपों का जवाब देने की जगह बीजेपी पर ध्यान भटकाने के लिए हंगामे का इल्जाम लगा दिया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। राहुल गांधी भले ही विदेश से लौटे हैं, लेकिन संसद का मूड और बीजेपी के तेवर वो भी बखूबी भाप रहे हैं। इसीलिए पहले ही अंदाजा लगा लिया कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा। 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे। आपको राहुल के इल्जाम पर बीजेपी का जवाब भी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले याद दिला देते हैं कि राहुल की इंग्लिशस्तान वाली वो स्पीच जिस पर हिंदुस्तान उबल रहा है, राहुल ने अलग अलग प्रोग्राम्स में कहा क्या था। उन्होंने कहा था, भारत में लोकतंत्र गायब हो चुका है। लोकतंत्र गायब होने पर यूरोप अमेरिका चुप है। संवैधानिक संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा है। अल्पसंख्यकों से सही सलूक नहीं होता। राहुल ने इनके अलावा भी कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिन पर कांग्रेस को घेर रही बीजेपी ने कह दिया कि राहुल गलत बयानी कर रहे हैं और माफी से नीचे बात नहीं बनेगी। राहुल गांधी जी, आप देश को कब तक मिसलीड करेंगे? राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। बीजेपी राहुल से माफी मंगवाने पर अड़ी है और विपक्ष अडानी मामले की जेसीबी जांच पर अड़ा है। कोई झुकने को तैयार नहीं है। इसी बात पर 4 दिन से संसद ठप है, लेकिन देश की गाढ़ी कमाई के 58 करोड़ रुपए अब तक पानी में जा चुके हैं। और इसी पूरे मामले पर एक वीडियो आज सुबह से ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पर। देखिए, आप जानते राहुल ने भारत के लोकतंत्र पर इंग्लैंड में जो भी टिप्पणियां की है उसे लेकर 2 फाड़ हो चुके हैं। और एक ये कहता है कि भारत का अपमान हुआ, दूसरा ये कहता है धड़ा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी और संघ से उनका सियासी विरोध है। कुछ लोग राहुल के बयान का समर्थन कर रहे हैं। बड़ी जमात ये है कहती हुई पाई जा रही है कि ये गलत उन्होंने किया है, अपमान किया है हिंदुस्तान का। और ऐसे में वो सब राहुल गांधी को बीजू जनता दल के सांसद से सीख लेने की सलाह दे रहे हैं। ये विरोधी पार्टी है बीजेपी की, लेकिन उसके बावजूद इस सांसद ने बहरीन में जाकर जो हिंदुस्तान के बारे में कहा है उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। क्योंकि जिस बहरीन के सांसदों ने भारत पर असहिष्णुता का आरोप लगाया था, बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने उससे घर में घुसकर जवाब दिया। राजधानी मनामा में 146वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में दी गई स्पीच में सस्मित ने पार्टी और पॉलिटिक्स की बात नहीं की। बात थी तो सिर्फ हिंदुस्तान के गौरव की और इंडिया फर्स्ट की। India aims to ensure that citizens not only have access to fundamental rights, but have effective use of them. In this direction, various national initiatives have been introduced in the Indian Parliament in the form of legislation, policies, programs and schemes. Today, India is moving ahead pursuing the principle of सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बहरीन से लौटे सस्मित पात्रा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता से। आपने जोर दिया, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि नहीं लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ यही करना चाहूँगा कि भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है और 21वीं शताब्दी में सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र की श्रृंखला में जाने को तैयार है। हिंदुस्तान का विजन दुनिया को बताकर लौटे सस्मित की स्पीच की पूरे देश में तारीफ हो रही है। मगर बहरीन से 3000 किलोमीटर दूर लीबिया में एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जिसने अमेरिका और यूरोप के होश उड़ा दिए हैं। पता ये चला है कि नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री लीबिया से बहुत बड़ी तादाद में यूरेनियम गायब हो गया है। यूरेनियम मतलब समझते ना आप, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का सबसे अहम कंपोनेंट है। और इस सनसनीखेज यूरेनियम कांड का खुलासा हुआ 14 मार्च को। यूनाइटेड नेशंस की न्यूक्लियर वॉचडॉग मानी जाने वाली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपनी शॉकिंग रिपोर्ट में बताया कि लीबिया की एक साइट से करीब 2.5 टन यूरेनियम गायब है।
सुपर पावर अमेरिका से लेकर यूरोप तक खलबली मची है। सबने अपनी खुफिया एजेंसीज को उस ताकत का पता लगाने को कहा है जिसने लीबिया से 2.5 टन यूरेनियम गायब कर दिया। लीबिया वैसे तो नॉर्थ अफ्रीकी देश है, लेकिन मिडिल ईस्ट से इसकी नजदीकी और आतंक का दशकों पुराना एपिसेंटर होने की वजह से पश्चिमी देशों को डर यही है कि कहीं यूरेनियम गलत हाथों में न चला जाए, कहीं ईरान का यूरेनियम भंडार बढ़ने के पीछे लीबिया तो नहीं। अब उस सवाल का जवाब हम देते हैं जो आपके दिमाग में उठ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि 2.5 टन यूरेनियम से क्या क्या हो सकता है, तो जान लीजिए, नेचुरल यूरेनियम को तुरंत एनर्जी प्रोडक्शन या न्यूक्लियर बम बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर यूरेनियम को एनरिच कर लिया जाए तो 1 टन नेचुरल यूरेनियम से करीब 12 पाउंड यानी 5.6 किलोग्राम वेपन ग्रेड मटेरियल तैयार किया जा सकता है। इसलिए लीबिया कांड से अमेरिका और यूरोप टेंशन में आ गए हैं। इस वक्त लीबिया में जितने वॉर ग्रुप हैं, पूरी दुनिया में उतने कहीं नहीं। पश्चिमी देश इन लड़ाकों को जमकर हथियार सप्लाई कर रहे हैं। लीबिया में कई आतंकी गुट और कई देशों की सेना जंग में जुटी है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड, लीबिया नेशनल आर्मी, अल कायदा, अंसार अल शरिया, इस्लामिक स्टेट के अलावा रूस और तुर्की की सेना भी वहां बारूदी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। तो क्या वो 2.5 टन यूरेनियम किसी टेरर ग्रुप के हाथ लग गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी देश की सेना और खुफिया एजेंसी ने मिलकर कोहराम मचा देने की कुव्वत रखने वाले मेटल को चुराने का प्लान बनाया? इस राज का पर्दाफाश जरूरी है, क्योंकि दांव पर दुनिया की शांति और सुरक्षा है। इसी तरह का खतरा पाकिस्तान पर भी मंडरा रहा है, मत भूलिए, क्योंकि दांव पर तो वहां पाकिस्तान का वजूद भी लगा हुआ है। कंगाली की खाई और गहरी हो चुकी है। विदेशी कंपनियां जिन्ना के मुल्क को छोड़कर भागने लगी है। ऐसे हालात में पाकिस्तानी आवाम भारत की तरफ देख रही है, जो इमरान और मियां शहबाज मोदी पर तेजाबी तकरीरें किया करते थे। अब वो हुक्मरान आवाम के सुर में सुर मिलाकर ये बात कबूल कर रहे हैं कि जमाना तो पीएम मोदी का है। पाकिस्तान ऐसे ही नहीं कबूल कर रहा कि जमाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। ऐसे ही अवाम मियां शहबाज को कोस नहीं रही। वजह नरेंद्र मोदी की विराट रीति नीति है, जिसकी धमक दुनिया देख रही है। पाकिस्तानी क्यों मानते हैं कि मोदी जैसा कोई नहीं, ये भी जानिए। इंडिया तो अपना उसने हासिल कर लिया, उसने वो तो वहाँ पे तो 200 यूनिट तक तो एक आम सारिफ को फ्री है, बिजली के, गैस उन्हें फ्री। उनको देखो कि उनकी तवानाई कैसे पूरी हुई हुई है, कि उन छाए पड़े हैं दुनिया में, पांचवी बड़ी इकॉनमी। और हमारे पाकिस्तान में लुटेरे, डाकू, बंदे गायब करवाने वाले, बंदे चुकवाने वाले हुक्मरान बनते हैं और उतरते हैं और फिर बन जाते हैं। मोदी की मुरीद सिर्फ पाकिस्तानी आवाम ही नहीं है, वो इमरान खान भी हैं, जो निजामत में जब तक रहे मोदी पर तेजाबी तकरीरें करते रहे। मैंने 26 साल में क्या देखा कि हिंदुस्तान हमारी आंखों के सामने आगे निकला। 80 की दहाई तक अब मैं जब हिंदुस्तान मैच खेल के आता था पाकिस्तान, तो लगता था एक गरीब तरीन मुल्क से मैं अमीर मुल्क में आ गया हूं। 90 की दिहाई में अपनी आंखों के सामने उनको आगे निकलते देखा। महफिल अकेले इमरान लूट लेते, ये शहबाज को कबूल नहीं था, लिहाजा मतलब के लिए ही सही मियां शरीफ भी मोदी मोदी करने लगे। मिसाल देनी पड़ती है मजबूरन। तकलीफ होती है कि एक ऐसा हमसाया मुल्क है जिसने शायद सन 88 के बाद कभी IMF का रुख नहीं किया। 75 साल बाद हमारी सूरत हाल ये है कि अगर कर्जे मिले तो हम शादियाने बजाते हैं। पाकिस्तान के खैराती खजाने में गुर्बत का बसेरा है, मुल्क कंगाल हो रहा है। विदेशी एयरलाइंस, विदेशी कंपनियां पाकिस्तान से तौबा तौबा कर भाग रही हैं। इंडिया किधर और हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं? तो बात तो यही है, अगर उनकी इकोनॉमी देखा जाए, इंडिया कौन से नंबर पे है? चार नंबर है। उनके फॉरेन रिजर्व देखें, $600 बिलियन, हमारे $3 बिलियन। तो बात तो यही है सर, हम तो यही तो कहते हैं ना, जो हमारी पॉलिसी मेकर है, जो हम मतलब जो ये लोग तो न कॉन्स्टिट्यूशन मत। वजह वाजिब है, पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपने कद की परछाई को ही सबसे बड़ा माना और इसी गुमान में मुल्क का बेड़ा गर्क कर बैठे। अब आगे बढ़ते हैं। कनाडा में कबूतरबाजों के एक प्लान का खुलासा हुआ है, जिसमें फंसकर 700 छात्रों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। हिंदुस्तान के ये स्टूडेंट्स फ्यूचर अपना बनाने के लिए कनाडा गए थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने इन्हें अपने मुल्क में रखने को बेताबी जो पहले हुआ करती थी उसके ठीक ऑपोजिट, यानी मुल्क में रखने के बजाय मुल्क से बाहर भेजने की तैयारी होने लगी। और कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एजेंसी यानी CBSA ने
इन सभी छात्रों के खिलाफ डिपोर्टेशन नोटिस जारी कर दिया। मतलब ये कि इन्हें तय समय के भीतर किसी भी हाल में कनाडा छोड़ना होगा, वरना इन्हें जबरन वहां से निकाल दिया जाएगा। जिन 700 भारतीय छात्रों को कनाडा से निकाला जा रहा है वो टोरंटो के हम्बर कॉलेज के स्टूडेंट थे। इन तमाम छात्रों ने 2018 या उसके बाद के स्टडी प्रोग्राम में दाखिला लिया था। इनमें से कुछ ऐसे थे जो डिप्लोमा करके वर्क परमिट के लिए अप्लाई भी कर चुके थे। अगर ये वर्क परमिट हासिल कर लेते तो कनाडा का परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस मिल जाता, लेकिन अथॉरिटीज ने जांच की तो इनकी तरफ से एडमिशन के वक्त दिए गए ऑफर लेटर जाली निकले। इनके इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स भी जांच में फेक पाए गए। जाहिर है छात्र धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, जिसके लिए जालंधर में एजुकेशन माइग्रेशन सर्विस नाम से एजेंसी चलाने वाले ब्रजेश मिश्रा को जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन वो पिछले 6 महीने से लापता है। ये जो ट्रैवल एजेंट है ये कम से कम 6 महीने से ऑफिस बस स्टैंड खोलने का ये बंद गया है, इतने नहीं रहता है। इसके जो एडमिशन सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे फेक हैं और दे करके 700 स्टूडेंट्स हैव बीन डिपोर्टेड फ्रॉम कनाडा। सो वी आर स्टिल वेरीफाइंग और जो भी सानू कोई कंप्लेन मिलूगी सो असी जो बंदी कार्रवाई वो करेंगे। बताया जा रहा है कि ब्रजेश ने वीजा, एडमिशन फीस और अदर चार्जेस के नाम पर हर छात्र से 16 से 20 लाख रुपए ऐंठे थे। छात्रों ने एयर टिकट और सिक्योरिटी डिपॉजिट का भुगतान अलग से किया था, लेकिन जालसाज के जाल में फंसकर पैसा और करियर दोनों गंवा बैठे। और अब जरा कनाडा से आपको ईरान का रुख करवाते हैं, क्योंकि वहां पर हिजाब को लेकर अब फायर फेस्टिवल तक पहुंच गया है मामला और आक्रोश जनता का लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों में उल्लास और आक्रोश दोनों है। उल्लास बेफिक्री का और आक्रोश कट्टरपंथी हुकूमत के खिलाफ। ईरान की राजधानी तेहरान में ट्रेडिशनल फायर फेस्टिवल को प्रदर्शनकारियों ने जमकर मनाया। आग में अपने हेड स्कार्फ जलाए और सरकार के खिलाफ चीख चीख कर नारे लगाए। अब इन नारों को सुनिए, जानते हैं ईरानी में क्या चिल्ला रहे हैं ये लोग। ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की मौत मांग रहे हैं। तेहरान में ये गुस्ताखी अगर आवाम कर रही है तो यकीनन दांव पर इनकी जान है। लेकिन इन प्रदर्शनकारियों को किसी की फिक्र नहीं, ये हर अंजाम से वाकिफ है। इन्हें पता है कि इब्राहिम रईसी के राज में इस तरह प्रोटेस्ट की कीमत सजाए मौत हो सकती है, लेकिन प्रदर्शनकारी मरने मारने को तैयार है। इस ईरानी को देखिए, तेहरान की सड़कों पर ये खुलेआम बमबाजी कर रहा है। फायर फेस्टिवल पर ऐसा भी बवाल होगा, हिजाब क्रांति फिर से भड़क जाएगी, कट्टरपंथियों को फिर से लानत भेजी जाएगी, ये ईरान की सरकार ने सोचा नहीं था। इसलिए जब ये तस्वीर दुनिया के सामने आई तो एक डर भी सामने आया। जिस मुल्क में स्कूल की बच्चियों को साजिशन जहर देकर मारा जाए, वहां सुप्रीम लीडर की मौत मांगना, बम फोड़ना और सेना को ललकारने पर क्या हो सकता है, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। और अब आकाश ले चलो, पोलैंड के पायलट ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे तोड़ने में अच्छे डेयरडेविल्स काम जाए। Okay, we've got 6.1 knots and it's a very steady wind right now. गणित, विज्ञान, हिम्मत और जुनून, ये चारों एक साथ हों तभी ऐसा कीर्तिमान बनता है। पोलैंड के लुकास चेपिला ने दुबई के बुर्ज अल अरब टावर के हेलीपैड पर अपना मिनी एयरक्राफ्ट लैंड कराकर इतिहास रच दिया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से पहले लुकास ने पोलैंड, अमेरिका और दुबई में कुल 650 टेस्ट लैंडिंग प्रैक्टिस की थी। 2021 से वो इस रिकॉर्ड को बनाना चाहते थे। इस हेलीपैड का डायमीटर सिर्फ 27 मीटर है। इसे दुनिया का सबसे छोटा रनवे भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ टेक ऑफ और लैंडिंग बेहद मुश्किल है। लेकिन लुकास ने ये मुश्किल काम आसानी से कर दिखाया। इस पूरे इवेंट को एक नामी एनर्जी ड्रिंक कंपनी ने स्पॉन्सर किया था। ड्रोन कैमरे से पूरे एडवेंचर को कैप्चर किया गया। 7 स्टार होटल के ऊपर इस लैंडिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। लोग पायलट लुकास की दिलेरी की तारीफ कर रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।